हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटने विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटने विजडम। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत मज़ेदार है और मुझे बहुत पसंद है जब भी, क्योंकि फीड फार्मूलेशन मैं करता हूँ तो इन चीज़ों का एसेस करना है। कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट जब फीड फार्मूलेशन करता है तो वो सबसे पहले एनर्जी के सोर्सेज को क्वांटिफाई करता है, उसे उन्हें स्क्रूटनाइज करता है और देखता है कि एनर्जी पशु को कहाँ कहाँ से मिलेगी, क्योंकि एनर्जी कोई सिंगल न्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, ये जो एनआरसी जो है, नेशनल रिसर्च काउंसिल, और ये देखते हैं, मतलब न्यूट्रिशन के स्टैंडर्ड बनाते हैं पूरी दुनिया में, ख़ास तौर से जो ये डेवलप्ड एनिमल होते हैं, एचएफ, जर्सी, इनके लिए। तो ये लोग कहते हैं, और ये बात भी है, कि एनर्जी कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में, एनर्जी पार्टीशन वाली वीडियो में बताया। और ये एनर्जी जो निकल के आती है, ये अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवेज, जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, पोषक तत्व जो न्यूट्रिशन आप अपने पशु को खिलाते हैं, उसमें जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर से हीट निकलती है, और वो हीट एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे पशु यूज़ करता है एनर्जी के नाम पे। ये कहाँ कहाँ से आती है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। फिर उनका मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, किस तरीके से वो एनर्जी पशु को देती हैं, वो देखेंगे। और आखिर में ये देखेंगे कि कौन सी स्टेज में किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। मतलब अगर ट्रांजिशन पीरियड है तो एनर्जी की कौन सी सोर्स देनी है, और अगर वो मिड लैक्टेशन में है तो किस सोर्स को देना है। अगर एनिमल का मान लीजिए एसिडोसिस हो रहा है या बीमार है तो कौन सी सोर्स उसे एनर्जी की हमें देनी है। तो इन चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम उन सोर्सेज का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आती है जैसे फाइब्रस सोर्सेज। फाइब्रस सोर्सेज का मतलब है जो भी रेशे वाला चारा आप अपने पशु को देते हैं, वो चाहे वो स्ट्रॉ हो, भूसा हो, हे, जो सूखी घास होती है, ग्रीन फॉडर, साइलेज, क्रॉप्स, रेसिड्यूज, ये सब होते हैं। ये एक कैटेगरी इनकी बन जाती है। इनके अंदर बेसिकली सेल वॉल होती है जो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी रहती है, और ये धीरे धीरे फर्मेंट होती है रूमेन के अंदर, और इससे एनर्जी रिलीज होती है। ये स्ट्रक्चरल नीड भी होती है रूमेन को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, बिना फाइबर के आप पशु को ज़िंदा नहीं रख सकते हैं, ना ही उससे उत्पादन ले सकते हैं। मतलब फाइब्रस फीड ज़रूरी है। तो ये बल्कि होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये एनर्जी प्रोवाइड एक तरीके से करता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एनिमल की वो। फिर इससे आगे एक स्टेप हम और चलते हैं, फिर स्टार्च और शुगर्स आते हैं। जैसे मक्का है, मक्का का अनाज है, जौ है, बार्ले जिसे कहा जाता है, वीट है, ब्रोकन राइस है, मिलेट्स हैं, बाजरा वगैरह। ठीक है, फिर मोलेसिस आता है, शीरा जिसे कहा जाता है, फिर शुगर सिरप भी यूज़ होता है, शुगर बीट पल्प यूज़ किया जाता है ना। तो ये भी क्या है कि ये स्टार्च और शुगर प्रोवाइड करते हैं। फाइब्रस सोर्सेज में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, स्ट्रक्चरली स्टार्च उनसे अलग होता है। मतलब होता है इसमें भी कार्बोहाइड्रेट ही है, ग्लूकोज इसमें भी ग्लूकोज से ही बना है, इसमें भी ग्लूकोज से बना है, स्टार्च भी ग्लूकोज से बना है, फाइबर भी ग्लूकोज से बना है। लेकिन वो जिस बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं, वो बॉन्ड्स अलग अलग होते हैं। तो स्टार्च से इसे तोड़ना आसान होता है, इसे तोड़ना मुश्किल होता है। तो स्टार्च से ग्लूकोज बन जाता है, वो रैपिडली फर्मेंट होता है। ठीक है, तो सेल वॉल वाला कंटेंट धीरे फर्मेंट होता है, ये तेज़ी से फर्मेंट होके पशु को एनर्जी, जो भी उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें प्रोवाइड कर देता है। फिर फैट सोर्सेज आती हैं, जैसे बहुत पॉपुलर है बाईपास फैट जिसे कहा जाता है, प्रोटेक्टेड फैट होता है। फिर वेजिटेबल ऑयल होता है, होल कॉटन सीड है, लोग बिनौला खिलाते हैं अपने पशुओं को। राइस ब्रैन है, फुल फैट सोया भी आजकल आने लगा है, टैलो भी कई जगह दिया जाता है, इंडिया में तो नहीं दिया जाता, लेकिन और जगहों में टैलो भी इस्तेमाल होता है। टैलो मतलब जो एनिमल फैट होता है, जो स्लॉटर हाउसेज वगैरह से मिलता है। ये हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर हीट इंक्रीमेंट कम होता है। हीट इंक्रीमेंट क्या होता है ये पिछली वीडियो में बताया, वो देख सकते हैं आप। और लेकिन इससे ग्लूकोज नहीं मिलता है। ठीक है, फैट वाली सोर्सेज से ग्लूकोज नहीं मिलता। फिर आते हैं ग्लूकोजेनिक सप्लीमेंट। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, ग्लूको, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, जेनिक मतलब उसे बनाने वाले, जनरेट करने वाले।
ये ग्लूकोजेनिक सप्लीमेंट्स होते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं, लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं। जो भी आप लिक्विड कैल्शियम वगैरह या जेल देखते हैं मार्केट में, उनमें यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ग्लिसरॉल है, कैल्शियम प्रोपियोनेट है, सोडियम प्रोपियोनेट है, या डायरेक्ट शुगर सिरप को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डायरेक्टली प्रिकर्सर होते हैं ग्लूकोज के, लीवर में चले जाते हैं, और NAB नेगेटिव जो एनर्जी बैलेंस होता है, ख़ासतौर से प्रेगनेंसी के टाइम में या अर्ली काविंग के बाद जो अर्ली लैक्टेशन होती है उसमें, तो ये कीटोसिस से भी बचाते हैं और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं प्रोटीन सेकेंडरी एनर्जी देते हैं। दरअसल प्रोटीन क्या है कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी का प्रोटीन, मसल्स हैं, बोन्स हैं, हर चीज़ को के लिए चाहिए। उसके अलावा मिल्क के अंदर जो केजीन वे प्रोटीन होता है उसका हिस्सा बनते हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा दिया जाता है तो इसके अंदर से अमाइनो एसिड्स में से अमाइन ग्रुप निकाल के जो स्केलेटन बचता है कार्बन का उसे भी एनर्जी की तरह यूज़ किया जाता है। तो सेकेंडरी एनर्जी लिखा हुआ है प्रोटीन। हालांकि लोग एनर्जी और प्रोटीन को अलग समझते हैं, तो प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है। दरअसल एनर्जी है क्या, जो बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी छुपी रहती है उस एनर्जी को ATP में कन्वर्ट कर लिया जाता है फीड में। तो वो कहाँ से आ रही है ATP के अंदर एनर्जी, पशु को इससे मतलब नहीं है, पशु को ये चाहिए, ठीक है। तो आप एनर्जी की सोर्सेज नहीं देंगे तो पशु उसे प्रोटीन से भी ले लेगा, है ना। तो प्रोटीन प्राइमरी एनर्जी सोर्स नहीं है, लेकिन इसे यूज़ किया जाता है जब पशु को ज़रूरत होती है। ह्यूमन के अंदर भी ऐसा ही है, वो तोड़ देते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोटीन को तोड़ देते हैं। बेहतर पशुओं के चयन के चलते डेयरी पशुओं में दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता लगातार बढ़ रही है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान और मॉलिक्यूलर सिलेक्शन मार्कर पहचान के उपयोग से इस उत्तम पशुओं की चयन प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है, जो आनुवंशिक सुधार की अभूतपूर्व गति को दर्शाता है। इस बढ़े हुए दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं को उच्च पोषण स्तर की जरूरत होती है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में शामिल होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कई किसान पशु पोषण के तेजी से विकसित हो रहे विज्ञान के बारे में नहीं जानते, जिससे फीड बनाने में गलतियां होती हैं। अच्छे से अच्छा पोषण देने की कोशिशों के बावजूद किसान अक्सर अपने पशुओं की पोषण संबंधी जरूरतों को ठीक से नहीं समझ पाते, जिसके चलते उनके पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल पाता। IMN पायरोफोर्स डेयरी किसानों की पोषण संबंधी प्रोटोकॉल का ऑडिट करके और उनके डेयरी पशुओं की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त फीडिंग प्रोटोकॉल तैयार करके उनकी मदद करता है। हम कम से कम प्रोडक्ट के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं और पशु के दूध उत्पादन के चरण के आधार पर केवल आवश्यक पोषक तत्वों की सिफारिश करते हैं। हमारा काम तब शुरू होता है जब पशु बछड़े के जन्म के आसपास ट्रांजिशन चरण में प्रवेश करते हैं। यह वो समय होता है जब पशुओं को संतुलित पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ताकि वह ठीक से और बिना बीमार हुए दूध उत्पादन वाले चरण में प्रवेश कर सके। बछड़े के जन्म की तारीख से अपेक्षाकृत 3 हफ्ते पहले हम नेगेटिव डीकैड प्रभाव को बनाने और जरूरी कैल्शियम जुटाने के लिए एक ट्रांजिशन फीड कार्यक्रम शुरू करते हैं, जो बछड़े के पैदा होने तक दिया जाता है। इस ट्रांजिशन फीड का आधार होता है हमारा सर्वोत्तम उत्पाद क्लोरोमेट। इसके बाद बछड़े के जन्म के दिन कैल्सीगेन का घोल पशु को बछड़ा पैदा होने के तुरंत बाद पिलाया जाता है। यह घोल पशु के खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिजों और ऊर्जा की भरपाई करता है, जिससे बछड़े के जन्म की प्रक्रिया सुचारू होती है और इससे पशु तुरंत फीड खाना शुरू कर देता है। ब्याने के बाद जब पशु कैल्सीगेन का घोल पी लेता है तो पहले दिन से ही हमारा खास तौर पर तैयार किया गया लैक्टेशन फीड दिया जाता है, जिसे रुमेनिया, पायरोसैक और पायरोमिन के साथ संतुलित करके तैयार किया जाता है। इस फीड को पशु बड़े चाव से खाता है। पहले 7 से 10 दिनों में पशु को 2 चुनौतियों का सामना करना होता है, एक हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा कीटोसिस। इन्हें रोकने के लिए हम मेटाक्योर और कीटोफेंड का उपयोग करते हैं, जो अधिकतम दूध उत्पादन हासिल करने के लिए और बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे फार्मूलेशन से बनाया गया लैक्टेशन फीड पशु के ड्राई मैटर इनटेक में कमी नहीं आने देता। इस पोषण और प्रबंधन के चलते एक बार पशु ट्रांजिशन के इन 42 दिनों के फेर से ठीक से निकल जाता है तो आगे दिक्कत नहीं आती। इसके बाद तो फार्मर को सिर्फ हमारा फॉर्मुलेट किया हुआ पशु आहार देना होता है और दूध लेना होता है। इन प्रोटोकॉल्स और प्रोडक्ट्स की एक खास श्रृंखला के जरिए आपके जानवर स्वस्थ और उत्पादक बने रहते हैं, जिससे बीमारी का खतरा कम होता है।
कई किसानों के साथ हमारे संबंधों ने हमें यह सिखाया है कि डेयरी पशुओं के प्रबंधन के लिए अलग अलग फार्म के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाने की जरूरत होती है, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता और पशुओं की उत्पादन क्षमता जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। हमारे प्रोटोकॉल का पालन करके और चरण विशिष्ट उत्पादों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन में कम से कम 15 से 35% सुधार कर सकते हैं और कुल खर्चों में कमी सुनिश्चित कर सकते हैं। आईएमएन पायरोफोस किसानों को बेहतरीन पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए जरूरी ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा समग्र दृष्टिकोण पोषण संबंधी जरूरतों, पर्यावरणीय कारकों और डेयरी परिणामों को प्रभावित करने वाली प्रबंधन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हम किसानों को डेयरी विज्ञान और पोषण में नवीनतम प्रगति से अपडेट रखने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा समुदाय बनाना है जहां किसान अपने अनुभव साझा कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें, ताकि हम एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में बढ़ सकें जहां पशु और किसान दोनों ही समृद्ध बन सकें। आईएमएन पायरोफोस को चुनकर आप अपनी सफलता और अपने डेयरी पशुओं के कल्याण के लिए एक प्रतिबद्ध साथी का चयन कर रहे हैं। हम डेयरी किसानों को पशु पोषण संबंधी सलाह और प्रजनन समस्याओं से जुड़े मुद्दों के लिए तकनीकी सलाह भी देते हैं। यदि आप अपना फीड बनाकर अपनी फार्मिंग को आर्थिक रूप से और अधिक लाभकारी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे उच्च क्वालिटी के फीड प्रीमिक्स से खुद का फीड बनाएं और उत्पादकता में वृद्धि करें। अधिक जानकारी और उत्पाद की उपलब्धता के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं या 9871584101 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। ठीक है, और दोबारा जो उसका कार्बन स्केलेटन बचता है उसके अंदर अमोनिया के अमाइन मॉलिक्यूल को जोड़ के अपना वो बनाते हैं। लेकिन अगर अमाइन अवेलेबल ना हो या बैक्टीरिया एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से मर रहे हो, तो फिर वो नया प्रोटीन नहीं बनाएंगे, वो अपने आप को जिंदा रखेंगे प्रोटीन से। फिर क्या होता है, बॉडी फैट आते हैं। बॉडी फैट एंडोजिनस फैट होता है, जैसे बाईपास फैट आपने खिलाया इसी तरीके से बॉडी फैट भी होता है। बॉडी फैट क्या होता है कि ये नेफा की फॉर्म में बॉडी से निकलता है। मेरी पिछली वीडियोज में मैंने बहुत डिटेल में बताया, और जो डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग है ना, उसके अंदर भी ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई गई हैं। जो डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग हमारे ऐप के ऊपर है, एलिवेटने विजडम ऐप के ऊपर, उसके अंदर भी इन्हें बताया गया है। तो ये मोबिलाइज होती हैं, बॉडी का फैट मोबिलाइज होता है निगेटिव एनर्जी बैलेंस में। अगर आप पशु को ठीक से खिला नहीं रहे हैं, उसका खुद का डीएमआई किसी वजह से कम है, तो वो अपने बॉडी के फैट को मोबिलाइज करने लगता है। और ख़ास तौर से अगर एनिमल हेल्दी भी है, तो शुरुआत में तो कुछ ना कुछ बॉडी फैट वो मोबिलाइज करता ही है, फ्रेश काउज में जो जिनके अंदर काविंग हुई होती है। तो है क्या यहाँ पर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एनर्जी के सोर्सेज हैं। यहाँ पर 6 चीज़ें बताई गई हैं। इनमें क्या होता है, फीड को इंजेस्ट किया जाता है, कुछ भी आप देते हैं उसे खिलाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, वो र्यूमेन में पहुँच जाता है। बॉडी फैट सीधा जो है वो बॉडी के अंदर निकल के लीवर में पहुंच जाता है ना, और वहाँ से जो है वो यूज़ होना शुरू हो जाता है बॉडी फैट। तो ये र्यूमेन में पहुंचती हैं चीज़ें, अलग अलग मेटाबोलाइट्स बनते हैं। ये मेटाबोलाइट बेसिकली इन सब चीज़ों से बनते हैं। तो ये क्या है, आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं, इसमें बेसिकली एसीटेट, प्रोप्यूनेट, ब्यूटायरेट ये सब आते हैं। फिर ग्लूकोज है, एक बहुत मेजर मेटाबोलाइट है। मेटाबोलाइट्स का मतलब आप समझ गए ना, जो चीज़ें ऊपर खाई पशु ने वो अल्टीमेटली आके ये सब बना लेती हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं, ग्लिसरॉल और कुछ अदर मॉलिक्यूल होते हैं, वो काफ़ी कम रहते हैं। तो ये जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये लीवर के अंदर जाते हैं और लीवर इनसे एटीपी बनाता है। यही एटीपी दूध बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, मिल्क फैट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसका कंपोजिशन। ठीक है, मेंटेनेंस, पशु को जिंदा रखती है। एनर्जी, मतलब एटीपी का मतलब है एनर्जी करेंसी। वैसे अगर समझना है तो पिछली वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने बताया है इसे, एनर्जी पार्टीशन वाली वीडियो। फिर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है एटीपी, प्रेगनेंसी, इम्यूनिटी, थर्मो रेगुलेशन, हर चीज़ एटीपी से चल रही है। अगर प्रॉपर एटीपी नहीं मिलेगी तो फिर पशु ना तो ठीक से सरवाइव कर पाएगा और ना ही वो प्रोडक्शन कर पाएगा। कुछ बातें यहाँ पर हैं क्लिनिकली, अगर मैं आपको बताऊं कि स्ट्रॉ जो होता है उससे भी एनर्जी मिलती है, शीरा मोलेसिस देते हैं उससे भी एनर्जी मिलती है, फैट भी एनर्जी देता है, प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है। लेकिन एनर्जी का जो पाथ होता है, ठीक है, पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे, वो सेम नहीं होता है इनमें से।
हर एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन उनका मेटाबॉलिक पाथवे डिसाइड करता है कि उसमें से कितनी एनर्जी मिलेगी और कौन सी चीज़ कब फायदेमंद होगी। अब ये देखिए यहाँ पर फाइबर है, ठीक है। फाइबर क्या करता है, रूमेन के माइक्रोब्स डाइजेस्ट करते हैं। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज फाइबर के अंदर होता है और लिग्निन होता है, ठीक है। इसका स्लो फर्मेंटेशन होता है, धीरे धीरे पचता है। इसके अंदर से मेजर 3 चीज़ें निकलती हैं, एक एसीटेट, एक प्रोपियोनेट, एक ब्यूटाइरेट। जब फाइबर डाइजेस्ट होता है मिलेंगी तीनों चीज़ें, लेकिन प्रोपियोनेट और ब्यूटाइरेट जो कंटेंट होता है फाइबर डाइजेशन का वो बहुत माइनर होता है। एसीटेट मेजर कंटेंट होता है। तो एसीटेट जब ज़्यादा बनता है तो ये एसीटेट पशु को एनर्जी देता है। पशु एसीटेट को एज ए एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करता है, मतलब अल्टीमेटली एसीटेट से बननी एटीपी है, ठीक है। तो पेरिफेरल टिश्यू जो मसल्स वगैरह होती हैं वहाँ वो इस तरीके से बनी होती हैं रूमिनेंट्स में, गाय भैंसों में, कि वो एसीटेट को एज ए एनर्जी सोर्स इस्तेमाल कर लेती हैं। और दूसरी चीज़, एसीटेट मिल्क फैट जो होता है, जो चिकनाई होती है दूध की, फैट आता है, उसे बनाने में मदद करता है। प्रोपियोनेट ग्लूकोज बनाता है लीवर के ज़रिए से। और ब्यूटाइरेट जो है वो सेल्स जो होती हैं, जो र्यूमेन है, पशु की इंटेस्टाइन है, उनके अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए ना, वो ब्यूटाइरेट को इस्तेमाल करती हैं। इसी तरीके से स्टार्च अगर पशु को आप देते हैं तो वो भी जाता है र्यूमेन के अंदर, लेकिन स्टार्च क्या करता है, सीधा ग्लूकोज बनता है, र्यूमेन माइक्रोब्स उसे इस्तेमाल करते हैं और प्रोपियोनेट बना लेते हैं। उसे प्रोपियोनेट को सप्लाई कर दिया जाता है लीवर में, लीवर उसे फिर ग्लूकोज बना देता है, ग्लूकोज से लैक्टोज बनती है, जिससे मिल्क का वॉल्यूम क्रिएट होता है। कि कितना दूध दिया जाएगा इस पे डिपेंड करता है कि ग्लूकोज कितनी बन रही है बॉडी के अंदर, कितनी आ रही है। तो मैंने एक फेल सेफ मैकेनिज्म वाली एक वीडियो बनाई थी इसी के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। फिर फैट का पाथवे आता है। फैट के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। लाइपेज इसे तोड़ देता है, फैटी एसिड्स निकलते हैं, ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, टिश्यू मेमोरी ग्लैंड में जाते हैं और एटीपी जनरेट इनसे होती है। और उस एटीपी से फिर मिल्क फैट बॉडी रिजर्व्स बनते हैं। फैट जो हम खिलाते हैं, बाईपास फैट खिलाते हैं, वो डायरेक्टली मिल्क फैट का पार्ट कम ही बनते हैं। तो इस लेक्चर का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम जो फीड खिला रहे हैं वो व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी फीड गिव्स, किस तरीके की एनर्जी वो देता है, कैसे ये एटीपी बनाती है, कब जो सोर्सेज हैं उन्हें कब इस्तेमाल करना चाहिए टेक्निकली और एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली, ताकि हमारा खर्चा भी कम हो और हमारा एनिमल भी स्वस्थ रहे। और क्यों एक सोर्स दूसरी सोर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, समझे आप। तो यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एफिशिएंसी, स्पीड और मेटाबॉलिक फेट हर एक सोर्स का अलग होता है। अगर हम उसका जुडिशियस सिलेक्शन कर पाएंगे तो जो स्टेजेस होती हैं लैक्टेशन की, एनिमल का हेल्थ स्टेटस होता है, प्रोडक्शन गोल्स होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो अब बात शुरू होती है कि बॉडी के अंदर क्या होता है, क्योंकि जितने भी पाथवेज हैं, एनर्जी पाथवेज हैं, वो एटीपी में कन्वर्ट करते हैं और एटीपी ही यूजेबल एनर्जी है। मतलब पशु, आप जो भी कुछ पशु को दे रहे हैं, आपने प्रोपाइलिन ग्लाइकोल दिया, ग्लिसरोल दिया, स्टार्च खिलाया, मोलेसिस दिया, फाइबर है, ग्रीन फॉडर, साइलेज, जो भी कुछ दे रहे हैं वो अल्टीमेटली एटीपी में कन्वर्ट होना है। ये एटीपी डिसाइड करेगी कि पशु स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी उसकी बनी रहेगी, सही है, वो दूध देगा, उसके अंदर फैट ठीक आएगा, वो सब इस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था फाइबर होता है। तो फाइबर स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है। स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है अपनी डेयरी की ट्रेनिंग में और कुछ वीडियोस में भी। तो स्ट्रॉ है, भूसा होता है, चाहे चावल की पराली है, गेहूं का भूसा है। इसी तरीके से हे होती है ना, साइलेज है, ग्रीन फॉडर है। तो इनके अंदर क्या होता है, 3 चीज़ों से ये बने रहते हैं। जो फाइबर होता है 3 चीज़ों से बना रहता है। एक सेलुलोज होता है, एक हेमिसेलुलोज होता है, लिग्निन होता है। जो भी पौधा, मतलब जब वो यंग होता है, प्री मैच्योर होता है, तो उसके अंदर हेमिसेलुलोज का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेलुलोज होता है और सबसे कम लिग्निन होता है। जैसे जैसे वो मैच्योर होता चला जाता है, लिग्निन का कंटेंट बढ़ता चला जाता है, हेमिसेलुलोज कम होता चला जाता है, सेलुलोज कम होता चला जाता है। इसी वजह से जो नरम मुलायम वो होते हैं, ग्रीन फॉडर होते हैं,
उनके अंदर उनकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि उनमें हेमिसेलुलोज ज़्यादा होता है। हेमिसेलुलोज सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिबल होता है। लेकिन मेन पार्ट जो होता है ना, वो सेलुलोज ही होता है। जो भी ग्रीन फॉडर जिस स्टेज पर हम देते हैं, उसमें सेलुलोज एक मेन पार्ट होता है। तो ये सेलुलोज जाता है बैक्टीरिया के अंदर, मतलब र्यूमेन में जाता है। वहाँ पर सेलुलाइटिक बैक्टीरिया इसे तोड़ देते हैं और पायरुवेट बना लेते हैं। पायरुवेट जो मॉलिक्यूल होता है, ये कुछ बैक्टीरिया इसे सक्सिनेट से प्रोपियोनेट में भी कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ये माइनर होता है। मेजरली क्या होता है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, एसीटेट बनता है। ये एसीटेट एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में जाता है। पेरिफेरल टिश्यू मतलब जो पशु की मांसपेशियां, मसल्स, बोन, खाल वगैरह और जो भी कुछ उसके अंदर हो रहा है, वहाँ जाता है। और ये एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेता है उन मसल्स के अंदर और उन टिश्यूज़ में जहाँ पर ये जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। टीसीए साइकिल में जाता है, एनएडीएच एफएडीएच2 बनती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एटीपी बना लेता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बनती है, ब्यूटायरेट बनती है। प्रोपियोनेट का तो मैंने बता दिया आपको। ब्यूटायरेट बनती है। ब्यूटायरेट र्यूमेन की जो एपिथीलियम होती है, उसकी सेल्स होती हैं, उसके अंदर जाके बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बना लेती है, ब्लड में जाती है। और ये ब्यूटायरेट र्यूमेन की जो सेल्स होती हैं, जो पेपिला होते हैं उसके अंदर, उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि उन्हें भी एनर्जी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। अब कोई आपके यहाँ मान लीजिए बावर्ची काम कर रहा है, या आपके नौकर काम कर रहे हैं, है ना, आपके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना रहे हैं, आपके लिए घर साफ कर रहे हैं, आपकी गाड़ी को साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, और आप उन्हें खाने को ना दें या उन्हें ना पूछें, उनकी ज़रूरतें ना पूरी करें, तो वो उनकी काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और हो सकता है 3-4 दिन अगर आप उन्हें खाना ना मिले, वो आपको भी खाना ना मिले। तो यही काम करता है ब्यूटायरेट। ब्यूटायरेट र्यूमेन जो काम कर रहा है, उसकी सेल्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, पेपिला एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। और ये पशु मतलब जब आप क्वालिटी ग्रीन फॉडर देते हैं, तो ये काफ़ी हद तक मिल जाता है और र्यूमेन हेल्दी रहता है। र्यूमेन की एपिथीलियम कब बिगड़ती है, जब प्रोपियोनेट वगैरह या एसिडिक कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है, और वो एसिडिक कंडीशन ह्यूमन एपिथेलियम को छीलने लगती है ना। तो आपको बाहर से देने की ज़रूरत नहीं है ब्यूटायरेट वगैरह को, बहुत सी कंपनियां बेचती भी हैं। उसमें क्या है कि ये पशु खुद उसे बना लेता है। तो इसके साथ साथ एसीटेट मिल्क फैट का भी प्रिकर्सर होता है वाया एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जो फाइबर आपने खिलाया, उसका जो पाथवे था, यहाँ पर मैंने बताया। इसका मेन फंक्शन जो है वो पेरिफेरल टिश्यू में जाकर एटीपी बनाना है, और एसीटेट ही मिल्क फैट भी बनाता है। हमारा जो प्रोडक्ट है एसिटोमैक्स, वो इसी बेसिस पर, मतलब एसिटिक एसिड को इम्प्रूव करता है, एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन को उसे डायरेक्टली प्रोवाइड करता है ह्यूमन के अंदर, जिससे मिल्क फैट बढ़ता है और एनिमल को एनर्जी भी मिलती है। अक्सर कुछ वजहों से मिल्क फैट गिर जाता है, तब मैं असेटोमैक्स इस्तेमाल करता हूं। किफायती और असरदार। असेटोमैक्स का वादा, मिल्क फैट रहे ज्यादा। फिर आता है स्टार्च। इसे हम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोजेनिक कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि इससे ग्लूकोज बनता है। ठीक है। स्टार्च कहाँ मिलता है, जितने भी अनाज होते हैं, मक्का, जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा वगैरह, उन सब में स्टार्च रहता है। ये स्टार्च र्यूमेन में जाता है, इससे भी ग्लूकोज बनती है। ठीक है। ग्लूकोज र्यूमेन माइक्रोब्स तोड़ते हैं और उससे मेनली प्रोपियोनेट बनाते हैं। प्रोपियोनेट एक बहुत मतलब ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एनिमल के प्रोडक्शन को मेंटेन करता है। मतलब अगर ये नहीं होगा तो शायद एनिमल फिर प्रोडक्शन मेंटेन नहीं कर पाएगा। और ख़ास तौर से जो आजकल की हाई यील्डिंग काउज हैं, उसके अंदर प्रोपियोनेट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये अब्जॉर्ब हो जाता है और खून के ज़रिए से लीवर में जाता है। वहाँ पर प्रोपियोनेट प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए और मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए तक बनता है। फिर ये टीसीए साइकिल में चला जाता है, ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, पेप बनता है, और फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बनता है। ये ब्लड में जाता है ग्लूकोज, फिर मेमोरी ग्लैंड में पहुंच के लैक्टोज बना लेता है, जो मिल्क का हिस्सा बनती है। अगर लैक्टोज कम होगी तो दूध की मात्रा कम हो जाएगी। मान लीजिए 10 लीटर दूध हो रहा था आपके यहाँ, या 15 लीटर हो रहा था, तो 15 लीटर से 13 ही रह जाएगा, 10 से 8 ही रह जाएगा, अगर लैक्टोज प्रॉपर नहीं बनेगी तो। ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो है वो लैक्टोज का हिस्सा बन जाता है। तो प्रोपियोनेट इज द ओनली वीएफए दैट कैन गिव ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ पशु के अंदर प्रोपियोनेट से ही आती है। तो मैंने जो आपको बात बताई कि प्रोपियोनेट एक अहम मॉलिक्यूल है, और ये कहाँ से आता है, अनाज से आता है। तो जब मैं फीड फॉर्मुलेशन बनाता हूँ
और मक्का वगैरह को ज़्यादा रखता हूँ। बहुत लोग डर जाते हैं, 45 किलो तक, 48 किलो तक, इवन 52 किलो तक भी मक्का हमने यूज़ किया है। बस यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। और साइलेज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री करके जब टीएमआर बनाया जाता है, तो यही हमारा उसमें मतलब मेन मकसद रहता है। इसी वजह से फिर एनिमल प्रोडक्शन भी करता है, अच्छा प्रोडक्शन भी उसका हो जाता है। फिर आती है शुगर की बात। लोग मोलेसिस, शीरा अपने फीड में डालते हैं। शीरे से खुशबू भी आती है और एक रैपिडली फर्मेंटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी पशु को मिलती है। इसके अलावा शुगर इस्तेमाल होती है, जो चीनी होती है, या उसका सिरप इस्तेमाल होता है। लोग गुड़ इस्तेमाल करते हैं, जैगरी, लिक्विड ग्लूकोज भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इनसे एक भ्रम फैला हुआ है कि जब हम मोलेसिस देते हैं तो एनिमल का, क्योंकि उसकी खुशबू अच्छी होती है तो फीड इनटेक वगैरह बढ़ जाता है। लेकिन ये जो इसका रैपिड फर्मेंटेशन वाला जो एक करेक्टरिस्टिक होता है, ये तेज़ी से जाके फर्मेंट हो जाता है। तो ये मिक्स टाइप ऑफ वीएफएस बनाता है, जो एसीटेट, प्रोपिनेट, ब्यूटाइरेट वगैरह बनते हैं, वो बनाता है। और उससे ह्यूमन माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ती है, माइक्रोबियल प्रोटीन बढ़ती है। तो पशु को इनडायरेक्टली उसके प्रोडक्शन में भी सपोर्ट मिलता है, पशु को एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। तो मोलेसिस का यही वो होता है। लेकिन इसे हम ज़्यादा नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से जाके फर्मेंट होके एसिड्स बना लेता है। तो ये एसिड्स एसिडोसिस क्रिएट कर देते हैं पशु के अंदर, और अगर इसे संभाला ना जाए तो ह्यूमन एपिथेलियम में डैमेज होने लगता है, एब्सेस होने लगता है। और जो चीज़ें हैं मतलब ल्यूमेन की, वो ब्लड में लीक होने लगती हैं, लीकी गट सिंड्रोम जिसे कहते हैं। और पशु इन्फ्लेमेशन में चला जाता है। जब वो चीज़ें लीक होकर ब्लड में जाती हैं ल्यूमेन की, तो वो अगर जोड़ों पे बैठ गई तो लेमनेस आएगी, खुरों के अंदर चली गई तो खुर खराब हो जाएंगे, और थनों के अंदर जाएंगी तो मेस्टाइटिस करेंगी, यूट्रस के अंदर जाएंगी तो मेट्राइटिस होगा, है ना। एनिमल बीमार ही रहेगा, उसका बॉडी का शाइन चला जाएगा और लेज़ी लेज़ी सा आपको लगेगा। तो इन्हें इस्तेमाल करते समय हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है, ख़ास तौर से जब हम हाई स्टार्च डाइट दे रहे हैं। तो क्विक एनर्जी माइक्रोब्स के लिए होती है, कोई डायरेक्ट ग्लूकोज़ का सोर्स ये चीज़ें नहीं बनती, ठीक है। तो एक्सेस अगर दे देते हैं तो एसिडोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। फिर चौथी एनर्जी की सोर्स आती है, जिसे हम कहते हैं फैट। फैट लिपिड पाथवे के ज़रिए से जाता है। बाईपास फैट, वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल, रिफाइंड, होल कॉटन सीड, प्रोटेक्टेड फैट, बाईपास फैट ही कहते हैं। ये प्रोटेक्टेड फैट एक तरीके से बाईपास फैट ही होता है। टैलो है, फुल फैट सोया है। तो ये बाईपास कर जाते हैं ह्यूमन को। लाइपेज की एक्टिविटी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इससे टूटते हैं, उनकी मेसिलेज बनती हैं, एंटेरोसाइट्स में जाते हैं। फिर दोबारा एंटेरोसाइट का मतलब है आंतों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जाते हैं, वहाँ रीस्टरिफिकेशन होता है, मतलब दोबारा से ये इसी टाइप का फैट बन जाते हैं। मतलब फैटी एसिड्स दोबारा से फैट बना लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड बना लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड फैट में क्या अंतर होता है आप उसमें गूगल में देख सकते हैं। तो वो रीस्ट्रिफिकेशन होता है, काइलोमाइक्रोन बनते हैं, लिम्फ के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जाता है, फिर टिश्यू को डिलीवर हो जाता है। वहाँ पर टिश्यू में ये दोबारा फैटी एसिड्स में टूट जाते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में बीटा ऑक्सीडेशन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब देखिए फैट कितनी तरीके से, किस तरीके से गया, है ना। और यहाँ पर आपने देखा कि सेलुलोज डाइजेस्ट होके इसने भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बना के एसीटेट बनाया, और यहाँ फैट भी यही बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा है। तो ये भी यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए भी यहाँ पर उसमें गया टीसीए साइकिल में, और इधर फैट का एसिटाइल कोएंजाइम ए बी टीसीए में गया। तो अल्टीमेटली टीसीए साइकिल में ही ये चीज़ें जाती हैं, समझ रहे हैं आप। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है, क्रैब साइकिल भी कहते हैं। यही साइकिल ऐसी होती है कि जिससे बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है, एनएडीएच बनता है, एफएडीएच2 बनते हैं, और ये जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, इससे एटीपी बन जाती है। तो कुदरत ने मतलब इन सब चीज़ों को एक ही उसमें डाल दिया। मान लीजिए ऐसा मैं बताता हूँ कि दिल्ली आना है हमें, ठीक है। दिल्ली गुड़गांव से के रास्ते से भी आ सकते हैं, फरीदाबाद के रास्ते से भी आ सकते हैं, गाजियाबाद के भी रास्ते से आ सकते हैं। और हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि बस ये तीनों ही रास्ते हैं, है ना।
तो ये जो बीच में दिल्ली है, ये हम मान लेते हैं कि ये टीसीए साइकिल है, और जो ये रास्ते आ रहे हैं ये अलग अलग हैं। कोई मतलब फरीदाबाद से आ रहा है, कोई गुड़गांव से और कोई गाजियाबाद से। सही है, लेकिन आएंगे सब दिल्ली के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी टीसीए साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ये आया, ये फैट से आया, इधर ये साइलेज से या भूसे से आ रहा है, लेकिन फैट कंसंट्रेटेड सोर्स है एनर्जी की ना। फिर इसके बाद आते हैं ग्लूकोजेनिक सप्लीमेंट्स, ग्लूकोज प्रिकर्सर्स जिन्हें कहा जाता है, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ह्यूमन इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये लीवर में जाता है, लैक्टल्डिहाइड बनाता है, लैक्टेट बनाता है, फिर पायरुवेट बनाता है, पायरुवेट से ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। पायरुवेट जब टीसीए साइकिल में बन रहा था, ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ये बना रहा था। अब ये पायरुवेट यहाँ पर है, लीवर के अंदर जब बन रहा है ये, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, तो कीटोसिस के लिए नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जब एनिमल होते हैं, फ्रेश काउज होती हैं ट्रांजिशन के दौरान। आधुनिक डेयरी गायों में जब वे बछड़ा देती हैं तो उनके शरीर की मांसपेशियों की गतिशीलता वाकई में अद्भुत होती है, जिससे वे ब्याने के तुरंत बाद काफी अधिक दूध उत्पादन कर पाती हैं। लेकिन यह दूध उत्पादन ब्याने के समय कम आयनिक कैल्शियम की उपलब्धता के कारण अक्सर सीमित हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक कैल्शियम दूध में रिस जाता है। इस स्थिति को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है और यह आमतौर पर डेयरी गायों और भैंसों में ब्याने के समय देखी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप गंभीर कैल्शियम की कमी के मामलों में मांसपेशियों के कार्य जैसी सभी कैल्शियम निर्भर गतिविधियां कम होने लगती हैं या रुक भी सकती हैं। इस समस्या को कम करने के लिए पशु की ट्रांजिशन अवधि के दौरान एक नेगेटिव डीकैड आहार की आवश्यकता होती है, जो ब्याने के समय हाइपोकैल्सीमिया को रोकने और पशु के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। इस बायोकेमिस्ट्री की समझ के साथ हमने अपना अनूठा उत्पाद क्लोरोमेट विकसित किया है, जो हाइपोकैल्सीमिया को रोकने के लिए ब्याने के समय हड्डियों से पर्याप्त कैल्शियम जुटाने में मदद करता है। ट्रांजिशन समय में उपयोग के लिए क्लोरोमेट अत्यंत प्रभावी साबित हुआ है और मात्र 60 ग्राम की खुराक 60 लीटर कैपेसिटी के पशु के लिए भी पर्याप्त होती है। हम क्लोरोमेट को शामिल करके आपके ट्रांजिशन फीड को तैयार करने में आपकी मदद करते हैं। ये ब्याने से 21 दिन पहले की अवधि के दौरान बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे किफायती और विश्वसनीय तरीका है। क्लोरोमेट को अभी मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करें या स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तो यहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, कीटोफेंट जिसे हम कहते हैं, उसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी इस्तेमाल हुआ है। और चीज़ें भी हैं उसमें, कुछ और सीक्रेट कंपोनेंट्स भी हैं जो इससे जाके बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करवाते हैं, लीवर की हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। तो वो हम रिकमेंड करते हैं एट द टाइम ऑफ काविंग, और 2-3 दिन, 1 हफ्ता काविंग के बाद वो दिया जाता है। बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो उसमें फिर ग्लिसरोल आता है। ग्लिसरोल भी ऐसे ही होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ग्लिसरोल काइनेज एक एंजाइम होता है, वो ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट बना के DHAP बनाता है, इससे भी ग्लूकोज बनती है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाती है। तो चाहे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल दें, ग्लिसरोल दें, मतलब थोड़ा बहुत इनमें इनके मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहता है, लेकिन दोनों बनाते ग्लूकोज ही। ये रैपिडली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और ये फर्मेंट भी होता है रूमेन के अंदर। फिर कैल्शियम प्रोपियोनेट आता है, ये भी एब्जॉर्ब हो जाता है, ये डायरेक्टली प्रोपियोनेट बनाता है। जैसे यहाँ पर प्रोपियोनेट था, प्रोपियोनेट से प्रोपियोनाइल, मिथाइल, मेलोनाइल, फिर सक्सेनाइल कोएंजाइम में बनते हैं। प्रोपियोनेट से यहाँ पर भी यही बनता है, ठीक है। तो सक्सेनाइल कोएंजाइम में फिर टीसीए साइकिल में चला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, ग्लूकोज बन जाता है। तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है? ग्लूकोज ही तो बन रहा है ना। टीसीए साइकिल में जा रहा है और एटीपी बना ले रहा है, या ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बना देता है, सही है। फिर प्रोटीन है, प्रोटीन सेकेंडरी एनर्जी है, जैसा मैंने बताया था आपको। डाइटरी प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, इनका अमाइन निकल जाता है, डीएमिनेशन हो जाता है। जो कार्बन स्केलेटन बचते हैं, पायरुवेट, ऑक्सैलो एसीटेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सेनाइल कोएंजाइम में, प्रोटीन से अमोनिया निकलने के बाद अमोनिया क्या करती है? यूरिया साइकिल में चली जाती है, यूरिन से बाहर हो जाती है। ये जो चीज़ें बचती हैं, इसे एटीपी की तरह यूज़ कर लेते हैं। अब ये मैं बताऊं आपको, प्रोटीन को एनर्जी की तरह अगर आप इस्तेमाल करवा रहे हैं अपने पशुओं में, होता है ना, प्रोटीन बढ़ा देते हैं दूध बढ़ाने के लिए, तो दरअसल वो एनर्जी बढ़ रही होती है।
प्रोटीन तो जितना उसे चाहिए एनिमल को अपने लिए मतलब सफिशिएंटली आप उसे दे ही रहे हैं, लेकिन जब आपको दूध बढ़ाना होगा प्रोटीन बढ़ाएंगे, क्योंकि पशु एनर्जी डेफिशिएंट होता है दरअसल। तो वो इसकी अमोनिया को निकाल देता है, ठीक है, उसे तो यूरिन में बहा देता है। जो बाकी चीज़ें बचती हैं, पायरुवेट, ऑक्सैलो एसीटेट, अल्फा ब्यूटाग्लूटारेट और 6 एंजाइम में, ये टीसीए साइकिल में जाके एटीपी बना लेते हैं, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बना लेते हैं। लेकिन प्रोटीन एक्सपेंसिव एनर्जी सोर्स है। एक्सेस जो है इसका यूरिया, जो एनर्जी वो अमोनिया निकलती है वो यूरिया में के फॉर्म में यूरिन से निकाल दी जाती है। ऐसा समझ लें कि आप कोई बहुत महंगी पेंटिंग लेके आए खरीद के, मान लीजिए 5,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, रात को आपको ठंड लगी कमरे में और आपने उसे जला लिया पेंटिंग को और अपने हाथ तापने लगे। तो ऐसा ही आप समझ लीजिए कि प्रोटीन को एनर्जी की तरह यूज़ करवाना, यही वो होता है। फिर आता है बॉडी फैट। बॉडी फैट में भी ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ये नेफा में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर फ्री फैटी एसिड जो होते हैं, नॉन स्टिफाइड फैटी एसिड, और ग्लिसरोल में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्लिसरोल होता है, ट्राइग्लिसराइड, दो चीज़ें बना लेता है। ये नेफा जो होते हैं ये ब्लड के अंदर जाते हैं, ब्लड बीट ऑक्सीडेशन करते हैं सेल के अंदर जाके, लीवर सेल के अंदर जाके एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, टीसीए साइकिल में जाता है वो एसिटाइल कोएंजाइम में, और एटीपी बना लेता है। अगर ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाता है तो उससे कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं, ठीक है, तो कीटोसिस हो जाती है बॉडी फैट जब होता है। तो एंडोजीनस एनर्जी का सोर्स ये होता है कि बॉडी खुद के फैट को मोबिलाइज करने लगती है जब उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो रखो नेक इरादे वाला कंसेप्ट याद है ना आपको? निगेटिव एनर्जी बैलेंस, जो नेक का मतलब है वो निगेटिव एनर्जी बैलेंस है। तो निगेटिव एनर्जी बैलेंस में बॉडी अपनी फैट को मोबिलाइज करने लगती है। ग्लिसरॉल से ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बन जाती है ना? तो मेजर जो कन्वर्जेंस मैप है इसका, फाइबर से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, एटीपी बन जाती है। स्टार्च से प्रोपियोनेट बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, ग्लूकोनेयोजेनेसिस होती है, फिर एटीपी बन जाती है। इसी तरीके से शुगर से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए भी बनता है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली एटीपी बन जाती है। फैट आप खिलाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है उससे बीटा ऑक्सीडेशन से, एटीपी बन जाती है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, कैल्शियम प्रोपियोनेट वगैरह देते हैं, ग्लूकोज बनता है ग्लूकोनियोजेनेसिस से, फिर एटीपी उससे बन जाती है। प्रोटीन से भी ऐसे ही होता है, टीसीए में जाते हैं, उससे एटीपी बन जाती है। यही एटीपी यूज होती है मिल्क मेंटेनेंस, प्रेगनेंसी, ग्रोथ, इम्यूनिटी, थर्मोरेगुलेशन, सब के लिए यही इस्तेमाल होती है। तो अलग अलग फीड अलग अलग मेटाबोलाइट बनाते हैं, अलग अलग पाथवे से जाते हैं, और उनके एंड प्रोडक्ट भी अलग होते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो उनका गोल होता है वो एटीपी बनाना होता है, या फिर बॉडी का कोई और मॉलिक्यूल उनसे बन जाता है, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम से कीटोन बॉडीज बन जाती हैं। अगर हम सही से जुडिशियस यूज़ करना सीख जाएं एनर्जी मॉलिक्यूल्स का, तो हम पशु को कहीं से कहीं तक लेकर जा सकते हैं उसके प्रोडक्शन में, ठीक है। तो अब ये मेटाबॉलिक एटलस हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट। देखिए जितनी भी एनर्जी सोर्सेज थी यहाँ पर, एसिटाइल कोएंजाइम है, प्रोपेनाइल कोएंजाइम है, पायरुवेट, ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, डीएचएपी या टीसीए के इंटरमीडिएट जो हमने अभी पीछे देखे, ये सब जाकर एक जगह कन्वर्ज होते हैं, ठीक है। और इनका यूज़ क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन, लैक्टोज, फैट, प्रोटीन वगैरह इससे बनता है। फिर मेंटेनेंस के लिए चाहिए होती है, पशु को जिंदा रहना, फिर ग्रोथ, इम्यूनिटी, थर्मोरेगुलेशन के लिए चाहिए होती है। यहाँ पर ये कुछ कलर कोड दिए हुए हैं। अगर ब्लू है तो ये कार्बोहाइड्रेट फ्लो है, रेड है तो ये फैट फ्लो है, ग्रीन है तो प्रोटीन फ्लो है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये एंड प्रोडक्ट्स है। अब हम देखते हैं रूमेन के अंदर आपने उसे भूसा, हे, साइलेज वगैरह टीएमआर बना के खिलाया। सेलुलाइटिक बैक्टीरिया है, उन्होंने फर्मेंटेशन किया, एसीटेट बना, प्रोपियोनेट बना, ब्यूटाइरेट बना। तो ये दरअसल जो फाइब्रस फीट है ये क्या बनाता है? एसीटेट बनाता है। एसीटेट ह्यूमन एपिथेलियम से एब्जॉर्ब हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ठीक है, थोड़ा सा जो इसी से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बना, और एनर्जी फॉर एपिथेलियल सेल्स और पेपिलर डेवलपमेंट के लिए कुछ यूज हो गया। बाकी एसीटेट कहाँ चला गया? वो ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ और चला गया लीवर। लीवर में
से ये फिर ब्लड में गया और मसल्स तक पहुंच गया। मसल्स में इसने जाके एटीपी बना ली। हालांकि मसल्स में सिर्फ एसीटेट नहीं, ग्लूकोज भी जाता है, नेफा भी जाते हैं, कीटोन बॉडीज भी जाते हैं, सब एसिटाइल कोएंजाइम ये बनाते हैं। ये टीसीए साइकिल में जाता है और टीसीए साइकिल में ये एटीपी बना लेता है। प्रोपियोनेट आपको पता है, मैंने बताया प्रोपियोनेट क्या करता है, लीवर के अंदर गया और लीवर के अंदर जाके इसने प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए, मेथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से टीसीए साइकिल में गया और टीसीए साइकिल से फिर इसने ग्लूकोनियोजेनेसिस कर ली। ठीक है, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से ब्यूटायरेट जो है वो भी लीवर में चला जाता है। जो ज़्यादा ब्यूटायरेट होता है वो लीवर में चला जाता है, वहाँ पे ये एसिटाइल कोएंजाइम ये बना के ये भी एटीपी बना लेता है। जो प्रोपियोनेट ने ग्लूकोज बनाया था वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के ज़रिए से और मेमोरी ग्लैंड तक पहुँच जाता है। या तो मसल्स में चला जाएगा या मेमोरी ग्लैंड में चला जाएगा और मेमोरी ग्लैंड में ग्लूकोज से लैक्टोज बनती है। ठीक है, नेफा भी जाते हैं इसमें, जो नॉन स्टिफाइड फैटी एसिड्स होते हैं वो भी जाते हैं, वो भी एटीपी बनाते हैं। इसके अंदर कीटोन बॉडीज भी इस्तेमाल होती हैं इसके अंदर जाके। फिर आप स्टार्ची फीड खिलाते हैं पशु को, जैसे मेज, बार्ले, व्हीट वगैरह, इनसे भी प्रोपियोनेट बनता है। तो प्रोपियोनेट की मैंने बता दी आपको कि इससे ग्लूकोज अल्टीमेटली बनता है और ग्लूकोज दूध का पार्ट भी है और बॉडी में एज ए एनर्जी सोर्स भी इस्तेमाल होता है। ब्यूटायरेट यहाँ पर इस तरीके से आता है, अमाइनो एसिड्स भी बन जाते हैं इससे। तो स्टार्ची फीड के बाद फिर यहाँ पर शुगरी फीड जैसे मोलेसिस वगैरह होते हैं, ये मिक्स टाइप के वीएफए बनाते हैं और ह्यूमन माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इनसे निकलने वाले वीएफए ये ज़्यादा होते नहीं हैं और ये भी इतनी तेज़ी से बन जाते हैं कि ये ज़्यादा माइक्रोब्स के ही काम आते हैं, तो ये ब्लड में नहीं जाते। इसके अलावा ब्यूटायरेट होता है। ब्यूटायरेट जैसा बताया ह्यूमन एपिथेलियम को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स जो है उनका ट्रांसएमिनेशन हो जाता है, अमोनिया निकल जाती है, फिर खाली जो उनके कार्बन स्केलेटन होते हैं वो बचते हैं। वो फिर लाइपोजेनेसिस में चले जाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में, मेलोनाइल कोएंजाइम में, फैटी एसिड्स बन जाते हैं और वो लीवर के अंदर स्टोर भी हो जाते हैं और वो मिल्क में भी चले जाते हैं। इसके अलावा कीटोजेनेसिस भी होती है। उसी एसिटाइल कोएंजाइम में से कीटोजेनेसिस होकर एसीटोएसीटेट बन जाता है, ब्यूटायरेट बनता है, एसीटोन बनता है, कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं। तो अल्टीमेटली फिर फैट वगैरह आप खिलाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उससे आपको पहले ही बताया मैंने फैटी एसिड्स मिलते हैं और बीटा ऑक्सीडेशन करके वो भी अल्टीमेटली एटीपी बनाते हैं। और प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, कैल्शियम प्रोपियोनेट सब ग्लूकोज बनाते हैं लीवर के अंदर जाकर। तो यही की डिफरेंसेस हैं यहाँ पर कि फाइबर जो होता है उससे एसीटेट बनता है, स्टार्च से प्रोपियोनेट बनता है, शुगर से मिक्स पीएफए बनते हैं जो माइक्रोब्स के काम आते हैं। तो ये चीज़ बात याद रखने वाली है कि एसीटेट से मिल्क फैट बनता है, प्रोपियोनेट से मिल्क वॉल्यूम बनता है और ग्लूकोज बनता है। सही है। ब्यूटायरेट ह्यूमन हेल्थ के काम आता है, ग्लूकोज से लैक्टोज बनती है जो कि लैक्टोज फिर दूध का पार्ट बनती है। और ग्लूकोज बॉडी के जो कुछ सेल्स होती हैं जहाँ पर एसीटेट काम नहीं करता है, जैसे ब्रेन सेल्स हैं, किडनी सेल्स हैं, है ना, लीवर की कुछ सेल्स होती हैं या इम्यून सेल्स होती हैं, वहाँ पर ग्लूकोज की ही ज़रूरत होती है। तो ऐसे एनर्जी सोर्स भी यूज होता है, लैक्टोज भी बनाता है। फैट जो है वो हाई एनर्जी डेंसिटी एक मॉलिक्यूल होता है, वो भी अल्टीमेटली एनर्जी ही बॉडी को प्रोवाइड करता है। फैट जो आप बाहर से खिलाते हैं वो बहुत कम मिल्क फैट का पार्ट बनता है। फिर प्रोटीन होता है, ये बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है। फिर सप्लीमेंट्स मेटाबॉलिक सपोर्ट देते हैं की ज़रूरत होती है उस टाइम, और डीएमआई को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने बहुत आसानी से आपको बताने की कोशिश की है, इतना आसान है नहीं ये, मतलब, लेकिन फिर भी क्योंकि एनर्जी सोर्सेज हैं और आप लोग के लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है इससे समझने से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप फीड फॉर्मुलेशन कंसल्टेशन के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।